तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया ने लूज कर दिया है टू डार्केस्ट चाइना। तो बेसिकली ही इज सेइंग कि यूएस हैज लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट चाइना। आखिर क्या रीजन है कि ट्रम्प ऐसा बोल रहे हैं, और क्या हमें ये दिखा रहा है कि इससे इंडिया यूएस रिलेशंस वीक हो रहे हैं, या फिर मान सकते हैं कि ये पूरा सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये है कि चाइना का क्या रोल है इंडिया यूएस रिलेशंस में। इस वीडियो में हम इंडिया यूएस टाइज की कहानी 1947 से लेकर 2025 तक समझेंगे। साथ ही चाइना एंगल, ट्रम्प रिमार्क्स, चैलेंजेस और फ्यूचर रोड मैप भी एनालाइज करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इवोल्यूशन समझाती हूँ कि इंडिया और यूएस का रिलेशंस इवॉल्व कैसे हुआ। तो देखिए 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो तब जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर थे इट वाज प्राइम मिनिस्टर नेहरू। तो नेहरू जी ने बोला कि हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं होंगे, या वो यूएसए हो यूएसएसआर हो, हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं रहेंगे और हम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। बट यूएस उस वक्त कोल्ड वॉर ब्लॉक पॉलिटिक्स में बिजी था, और रिजल्ट ये हुआ कि यूएस ने पाकिस्तान को मिलिट्री अलाय बना लिया, सीएटो सेंटो एक्सेट्रा। और इंडिया को देखा गया कि ये सोवियत यूनियन की तरफ लीन कर रहा है। 1962 में चाइना वॉर होती है और उसमें थोड़ा थॉ हुआ। यूएसए ने इंडिया को मिलिट्री एड दी, लेकिन 1971 बांग्लादेश वॉर में निक्सन ने पाकिस्तान की साइड ली और इवन यूएसएसएस एंटरप्राइज भेज दिया बे ऑफ बंगाल में। इंडिया ने फिर सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली। तो सबसे पहले हमारा नॉन अलाइनमेंट था, फिर हमने देखा कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान की साइड चला गया, तो इंडिया ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की सोवियत यूनियन के साथ। इसके बाद 1974 में एक और ड्रामेटिक टर्न आता है, जहां पर 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर से यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए और 80s तक इंडिया हेवीली यूएसएसआर पर डिपेंडेंट रहा। कोल्ड वॉर एंड होती है 1991, इंडिया में भी एलपीजी क्राइसिस होती है, तो 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। और ये जो टाइम था, इस वक्त इंडिया और यूएस के रिलेशंस रीसेट होते हैं। लेकिन फिर से एक और ट्विस्ट आता है। 1998 में इंडिया फिर से पोखरण टू कर देता है, जिसके बाद क्लिंटन जो कि उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनने सैंक्शंस लगा दिए फिर से। लेकिन रिलेशंस को सुधारने के लिए जसवंत सिंह और स्ट्रोक टेलपॉट, इन दोनों के बीच में डायलॉग हुआ और ट्रस्ट बिल्ड किया गया। जब 1999 की कारगिल वॉर होती है, 1999 में जो कारगिल वॉर होती है उसमें यूएसए ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करके इंडिया का ट्रस्ट जीता। तो ओवरऑल जैसे कि अभी हम जो 1947 से 99 तक की बात कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है कहीं चैलेंजेस पर कहीं थोड़ा सा रिलेशंस इंप्रूव करने की बात होती है। फिर सिविल न्यूक्लियर डील होती है, और जिसको एशले टेलिस ने बोला डी फैक्टो रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो सिविल न्यूक्लियर डील के बाद दोनों देशों के बीच में रिलेशंस थोड़े और इंप्रूव होते हैं। और ये जो रिलेशंस में जो हमें बूम देखने को मिला, ये हमें देखने को मिला 2008 के टाइम पर, जब ओबामा जो थे, उन्होंने इंडिया को लिंचपिन ऑफ एशिया पिवट बोला। क्वाड फिर से एक्टिवेट हुआ, लेमुआ, कॉमकासा, बेका, ये सब इस तरह के डिफेंस पैक्ट साइन हुए। 2020 में भी अभी जो हमारा चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद यूएसए ने इंडिया को विंटर गियर, ड्रोन्स, इंटेल, ये सब इस तरह के सपोर्ट दिए। तो ओवरऑल अभी 2008 के बाद हमको रिलेशंस इंप्रूव होते हुए दिख रहे थे। 2003 में जैसे कि हमारा आईसेट लॉन्च हुआ, और आज की डेट में अगर हम देखें तो 190 बिलियन डॉलर, ओके, इतना ट्रेड हमारा क्रॉस हो चुका है। तो जो कि काफी बड़ा फिगर है। यूएस जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और क्वाड लीडर समिट भी रेगुलरली हो रही थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई या रिलेशन स्टार्ट हुए, सस्पिशन से स्टार्ट हुए, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक हम आ गए। बट अब हाल फिलहाल दोबारा से हमें थोड़े से टेंशन देखने को मिल रहे हैं रिलेशंस में, जहां पर जैसे कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी लगाए बिकॉज इट वाज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। फिर अभी जैसे कि ये बोल रहा है कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि यूएसए हैज लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट चाइना। तो इस टाइम पर अब हमें इंडिया यूएस रिलेशंस में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देयर हैव आल्सो बीन सम यूएस वॉइसेस जो कि बोल रहे हैं इंडिया को कि आप अपने साइड्स चूज कर लो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया एक तरफ यूएस के साथ टाइज मेंटेन कर रहा है, दूसरी तरफ एससीओ और ब्रिक्स में भी जा रहा है, और एससीओ और ब्रिक्स में चाइना और रशिया भी है।
अभी तक हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने इस पर कोई एज सच एक्शन नहीं लिया है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस है, जो कि अगेन इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी दिखा रहा है। आजकल एक टर्म बहुत फेमस हो रहा है विच इज द इशू बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट। तो सबसे पहले इसमें और आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये इशू बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए, इशू बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसका बेसिक फ्रेमवर्क हमको समझना पड़ेगा इसके लिए। जो नेहरू जी जो नॉन अलाइनमेंट लेके आए थे वो तो अब हिस्ट्री हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया नॉन अलाइंड है, हम यूएस के साथ भी टाइज मेंटेन कर रहे हैं, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो इसी पॉलिसी को हम बोल सकते हैं इशू बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट। मतलब अलग अलग देशों के साथ अलग अलग इश्यूज पे पार्टनरशिप करना। जैसे कि यूएस के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, रशिया के साथ चीप ऑयल और मिलिट्री में, चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड और कार्बन टेक में कर लेते हैं, ग्लोबल साउथ के साथ क्लाइमेट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। और इसी को सी राजा मोहन कहते हैं कि इंडिया इज नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली। इनफैक्ट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने भी क्लियरली बोला है कि इंडिया विल नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय बाइनरी चॉइसेस। मतलब इंडिया एज सच कोई ऐसी साइड्स नहीं लेगा। हमारे जहां पर जिससे जो हमारा क्या कहते हैं इशू हमें जो डील करना होगा उसके साथ हमें अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। इवोल्यूशन हम दोनों देशों के बीच का पड़ चुके हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आखिर ट्रम्प ने ऐसा क्यों बोला कि इंडिया जो है इट इज लॉस्ट टू चाइना। तो यूएसए को सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये खटक रही है कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स और एससीओ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं यूएसए में उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रो चाइना टिल्ट है। दूसरा, इंडिया ने अभी क्या किया, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया। अब यूएस में ये ऐसा दिख रहा है कि अगर आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो तो मतलब आप इनडायरेक्टली पुतिन को हेल्प कर रहे हो। जो टैरिफ डिस्प्यूट्स है वो भी थोड़े से चल रहे हैं, बिकॉज यूएस और इंडिया के रिलेशंस में क्या है कि हमारा यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रम्प जिन जिन देशों के साथ उसका ट्रेड सरप्लस है उन पे वो टैरिफ्स लगा रहा है ताकि ट्रेड सरप्लस, लाइक यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है तो यूएसए उन कंट्रीज पे टैरिफ्स लगा रहा है ताकि इस इशू को वो डील कर सके और टैरिफ डेफिसिट को अपना कम कर सके। इसमें साथ साथ एक और चीज भी है विच इज यूएसए का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। तो कई बार लाइक इलेक्शन सीजन नैरेटिव्स एक्सेट्रा इन सब की वजह से भी ट्रम्प इस तरह की लाइक नेशनलिस्टिक पॉलिसीज और इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है। चाइना के साथ कंपैरिजन तो हमने पढ़ ही लिया है। तो फ्रॉम वॉशिंगटन हॉकिश वैंटेज एनी नॉन कन्वर्जेंस विद यूएस लाइन ऑन चाइना और रशिया इज रेड एज अ लॉस। बल्कि तो मतलब वॉशिंगटन का क्या मानना है, वॉशिंगटन कह रहा है कि अगर तुमने हमारे अलावा चाइना रशिया के साथ टाइज मेंटेन किए मतलब अब तुम हमारे पार्टनर नहीं। लेकिन इंडिया इसको एक अलग तरह से देखता है, हम इसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरह देखते हैं। ओके, हमारा जहां से, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स। ऐसा नहीं है, तो जहां पर हमारा जो इशू होगा उस कंट्री के साथ वो हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन इंडिया यूएस टाइज। तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रम्प ने काफी टैरिफ्स तो लगा ही दिए हैं, जीएसपी जैसी चीजें विड्रॉ कर ली थी। फिर रशिया फैक्टर भी है, रशिया फैक्टर 70% डिफेंस इन्वेंट्री हमारी कंट्री में रशियन है। S-400 डील पर भी हो सकता है कि यूएसए हमारे ऊपर काटसा वाले सैंक्शंस लगा दे। फिर जो बार बार जैसे यूएस के लोग ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स और फ्रीडम डिस्कोर्स ये सब चीजें लेकर आते हैं स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, वो भी इंडिया को काफी इरिटेट कर रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो फ्रिक्शंस चल रहे हैं, इससे भी रिलेशंस में चैलेंज आ रहा है। देन पाकिस्तान फैक्टर, तो कभी कभी यूएसए का टिल्ट हमें पाकिस्तान की तरफ देखने को मिल जाता है, तो वो भी इरिटेंट बनता है रिलेशंस में। वीजा रेस्ट्रिक्शंस, H-1B वीजा एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द चैलेंजेस। बट ऐसा नहीं है कि पूरे चैलेंजेस ही हैं, कई जगह हम काफी ज्यादा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। कोऑपरेशन डिस्पाइट चैलेंजेस, कोऑपरेशन भी बूमिंग है। फॉर एग्जांपल हमने यूएसए से डिफेंस इंपोर्ट किया है अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन से भी ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। देन काफी सारी हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं इंडो पैसिफिक में ताकि दोनों कंट्रीज अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी एनहांस कर सकें, क्वाड, मालाबार एक्सेट्रा।
टेक्नोलॉजी में भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, क्वांटम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। स्पेस में कोलैबोरेट कर रहे हैं थ्रू निसार, आर्टेमिस अकॉर्ड्स एक्सेट्रा। डायस्पोरा, 4.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है, 2.7 लाख तो स्टूडेंट्स हैं। ट्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, $190 बिलियन से ज्यादा। तो देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। और चैलेंजेस तो अभी रिसेंटली इमर्ज हुए, एंड वी हैव टू सी कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इस सब में, क्योंकि बेसिकली ट्रम्प ने क्या बोला है कि इंडिया जो है इट इज लॉस्ट टू चाइना। तो चाइना एंगल की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिया के लिए देखो चाइना सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। चाहे वो गलवान क्लैश हो, पीएलए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सीपैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करता है, तो इन सब चीजों की वजह से हमें चाइना को भी कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा। ओके, इकोनॉमिकली भी हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, $136 बिलियन का ट्रेड है, और उसमें से $100 बिलियन का तो हमारा डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा भाई, उससे बात करके देखनी पड़ेगी, उससे डायलॉग करना पड़ेगा। और यूएसए के लिए, अब इस समय यूएसए के लिए क्या है, यूएसए के लिए चाइना बस एक कॉम्पिटिटर है, जो कि जैसे साउथ चाइना सी में जो चाइना मिलिटराइजेशन कर रहा है, ताइवान स्ट्रेट में टेंशन है, सेमीकंडक्टर्स को लेकर टेक्नोलॉजी वॉर है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो चाइना अपनी ग्लोबल डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब यूएसए के लिए चैलेंज है। और इसीलिए चाइना का राइज दोनों के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर है। तो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है कि इंडो पैसिफिक पिवट, क्वाड रिवाइवल एक्सेट्रा, मालाबार एक्सरसाइजेस, और इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दे। इंडिया को यूएस की सपोर्ट की जरूरत इसलिए है ताकि बॉर्डर और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ये क्रूशियल रोल प्ले करे। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो भी इसी से अराइज होता है, जैसे कि इंडिया चाहता है यूएस का सपोर्ट, पर फुल अलाइनमेंट नहीं दे सकता वो, क्योंकि इंडिया को ब्रिक्स एससीओ इस सब में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। रशिया फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको रशिया से डिफेंस और ऑयल चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया नीड्स टू बैलेंस मल्टीपल मेंबर्स, हम पूरी तरह से यूएस पे भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। चाइना भी अपना काउंटर नैरेटिव बनाता है, ब्रिक्स एससीओ को अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस के रूप में प्रोजेक्ट करता है। और इंडिया यूएस क्लोजनेस को कोल्ड वॉर मेंटेलिटी बोलता है वो। अब इसमें जैसे कुछ स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल एशले टेलिस एक्सेट्रा। तो एशली टेलिस बोलते हैं कि इंडिया जो है इट इज द लिंचपिन ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी टू बैलेंस चाइना। बट यूएसए को इंडिया को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप जो है क्या कहते हैं अलायंस कमिटमेंट्स कीजिए एक्सेट्रा। देन सी राजा मोहन भी इस पे यही बोल रहे हैं कि इंडिया को मल्टीलेटरली एंगेज करना पड़ेगा चाइना के साथ, और साथ में यूएस को बायलेटरली मैनेज करो। इसमें एक और स्कॉलर है तन्वी मदान, शी इज ऑल्सो सेइंग कि इंडिया यूएस आर पार्टनर्स ऑफ कन्वर्जेंस नॉट अलाइंस। यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है ये एनालिटिकली वीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो है यूएस के साथ टाइज मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हमने यूएस के साथ भी इतना ज्यादा, जैसे डिफेंस में $20 बिलियन से ज्यादा उनके डिफेंस वेपन्स हमने लिए हैं। और चाइना के साथ तो हम मल्टीलेटरली एंगेज कर रहे हैं, बायलेटरली नहीं एंगेज कर रहे हैं। सिमिलरली इंडिया का जो मल्टी अलाइनमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस। हमारा जो है वो सिंपल इशू बेस्ड अलाइनमेंट है, जिससे जो इशू है उससे हमें उससे डील करना पड़ेगा। देन इंडिया और यूएसए के बीच में जैसे इंटर ऑपरेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक कॉरिडोर्स एक्सेट्रा, वो बहुत ज्यादा डीप है, दे आर डीपर टुडे देन एवर। तो ये कहीं से भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो यूएसए है उसने इंडिया को लूज कर दिया टू डार्केस्ट चाइना। ओके, तो दिस इज नॉट करेक्ट टू से इन फैक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये जो इंडिया, यूएसए, चाइना ये सब चीजें चल रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, अगर इंडिया और यूएस के टाइज फॉल्टर हो जाते हैं तो चाइना का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा। और अगर टाइज डीपन हो जाते हैं तो इंडो पैसिफिक डिफरेंस स्ट्रांग होगा और सप्लाई चेन डिपेंडेंसी कम होगी। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जैसे कि गलवान के बाद यूएस ने इमीडिएटली राइफल्स, यूएवीज, इंटेल सपोर्ट दिया। क्वाड समिट में भी चाइना को कंटेन करने के लिए बोला जाता है। यूक्रेन वॉर के टाइम पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, पर यूएस ने फिर भी इंडिया को स्पेस दी, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के बिना चाइना को बैलेंस करना मुश्किल। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों का मतलब ये है कि इंडिया और यूएस के टाइज, यूएस के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि वो इंडिया को जो उसकी रिक्वायर्ड स्पेस है फॉर मल्टी अलाइनमेंट वो दे, और साथ में वो लोग अपने टाइज तो स्ट्रेंथन कर ही सकते हैं। अब अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है, इस सब का सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वाड, और जैसे कि I2U2, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, इन सब तरह के मिनीलेटरल्स को स्ट्रेंथन करें, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करें,
डिफेंस को प्रोडक्शन, फाइटर जेट इंजन, ड्रोन, इन सब। देन ग्लोबल साउथ में डेवलपमेंट पार्टनर हमको बनना पड़ेगा ताकि चाइना के बीआरआई को काउंटर कर सके। देन यहाँ पे कुछ स्कॉलरली व्यूज भी है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी थ्रू अ गूगल फॉर्म, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रोड मैप 2030, ये सब चीजें हम कर सकते हैं इस तरह की, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल्स क्लब, मैरीटाइम फ्यूजन सेल एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली इंडिया को फोर्स नहीं करे कि वो किसी बाइनरी रिलेशन में जाए। इट शुड बी अलाउड टुवर्ड्स मल्टी अलाइंड, इंटरेस्ट ड्रिवन एंड इशू बेस्ड। यूएस की पार्टनरशिप सेंट्रल है इंडिया के राइज के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो एंगेज करे ब्रिक्स, एससीओ, इन सब के साथ। इनफैक्ट एस जयशंकर ने भी बोला है, द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज द एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंसेस व्हाइल एक्सपैंडिंग कन्वर्जेंसेस। तो इस तरह के अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी की है चाइना एंगल को और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि चाइना क्यों मैटर करता है इंडिया यूएस इक्वेशंस में। तो ये मैंने आपको बताया, चाइना इसीलिए मैटर करता है क्योंकि जैसे इंडिया के लिए वो एक इकोनॉमिक पार्टनर है, सिक्योरिटी थ्रेट है, यूएस के लिए एक कॉम्पिटिटर है, तो चाइना की असर्टिवनेस दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में जैसे और डिटेल में हम बात कर सकते हैं अबाउट द डोकलाम स्टैंड ऑफ, गलवान क्लैश एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एसिमेट्री में मैंने आप लोग को बताया $136 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन उसमें से $100 बिलियन का तो डेफिसिट ही है। रीजनल कंपटीशन है चाइना, जैसे कि श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट, मालदीव, म्यांमार में प्यू पोर्ट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश करता है। यूएसए के साथ देखो, जैसे कि साउथ चाइना सी को मिलिटराइज कर रहा है, टेक्नोलॉजी वॉर, जियो इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। और क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इंडिया सेंट्रल, ताकि इंडो पैसिफिक में अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके, क्वाड को रिवाइव करके मैरीटाइम डोमेन में चाइना को टैकल कर सके, मालाबार एक्सरसाइजेस के थ्रू ये लोग अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी इंप्रूव करें और चाइना की आर्मी से डील करें, नेवी से डील करें। जोग्राफिकली इंडिया सिट्स एस्ट्राइड इंडियन ओशियन चोक पॉइंट्स एंड क्रिटिक, जो कि देखो इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन के चोक पॉइंट्स पे बैठा हुआ है, जैसे कि मलक्का हार्बर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना की एनर्जी सप्लाई रूट्स के लिए। तो इस तरह से भी जोग्राफिकली भी इंडिया और चाइना जो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है, तो उस हिसाब से भी यूएसए के लिए इंडिया एक बेनिफिशियल पार्टनर है, ताकि वो काउंटर कर सके चाइना की असर्टिवनेस को। डिफेंस में अगर हम देखें तो इंडिया के पास 1.4 मिलियन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, $75 बिलियन का डिफेंस बजट है। तो इंडिया अकेला ऐसा क्रेडिबल एशियन काउंटर वेट है जो कि चाइना को डील कर सकता है, लैंड पे भी, सी पे भी। फ्रिक्शंस मैंने आपको जैसे बताया, तो यूएसए चाहते हैं तुम बस हमारे साथ एंगेज करो, ब्रिक्स, एससीओ ये सब छोड़ दो, रशिया से ऑयल मत मांगो। तो ये सब कैसे हो पाएगा, इंडिया इंडिया का सर्वाइवल भी तो जरूरी है, इंडिया को भी तो अपने इश्यूज देखने पड़ेंगे ना। फिर जैसे ये सब यूएसए को बहुत ज्यादा थ्रेट लगता है इन सब चीजों से। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ब्रिक्स और एससीओ तो ऑल्टरनेटिव है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो दिस इज समथिंग क्योंकि लाइक यूएसए को जिससे इस तरह के नैरेटिव जब चाइना काउंट क्रिएट करता है, तो फिर यूएसए को लगता है कि इंडिया तुम हमारे पार्टनर हो और तुम ऐसे ऑल्टरनेटिव ज्वाइन किए हो जो कि कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव है टू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। फिर जी जिनपिंग भी ऐसे ही बोलता है कि एशियन सिक्योरिटी वो एशियंस ही करेंगे। तो अगेन इससे यूएसए की प्रेजेंस साइडलाइन हो जाती है। बीजिंग ऐसे पोर्ट्रे करता है कि इंडिया की जो क्लोजनेस है यूएसए के साथ, ये एक कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। वही जैसे कि स्कॉलर्स है, जैसे चाइनीज स्कॉलर है, वो कह रहे हैं कि इंडिया रिस्क बिकमिंग यूएस प्रॉक्सी, बट नोट इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कीप्स स्पेस ओपन फॉर कोऑपरेशन। बेसिकली सेम कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है यूएस का प्रॉक्सी बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी असर्ट करता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम अपना खुद का स्टांस लेंगे। अब ऐसा नहीं कि यूएस ने हमें कुछ बोल दिया तो हम वो करने लगे। तो कहीं ना कहीं वो कोऑपरेशन की स्पेस भी देता है। तो ये स्कॉलरली व्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इम्पैक्ट्स आई हैव डिस्कस कि फॉल्टर होंगे तो क्या होगा, डीपन होंगे तो क्या होगा। वे फॉरवर्ड हमने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पर एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिया है जो आप लोग लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड यू विल गेट इट रिव्यू। सो अगर आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।